नमस्कार दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक। एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि एलसीएम और एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या है। तो आइए हम लोग देखते हैं। एलसीएम, एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम की फुल फॉर्म है, जिसे हम लोग कहते हैं एलसीएम। और एचसीएफ, एच फॉर हाईजेस्ट, सी फॉर कॉमन और एफ फॉर फैक्टर। तो हम ये कह सकते हैं एचसीएफ मीनिंग हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर। अब 2 वर्ड आते हैं दोस्तों यहां पर, मल्टीपल और फैक्टर। क्या है देखते हैं। मल्टीपल यानी कि गुणज। जैसा कि आप जानते हो कि किसी संख्या का अगर हम पहाड़ा पढ़ें, टेबल लिखें, तो जो उसका पहाड़ा होगा वही उसका गुणज कहलाता है। जैसे अगर हम 2 के गुणज की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इस तरीके से। या 3 के गुणज की बात करें तो 3, 6, 9, 12, 15 तो हम कह सकते हैं किसी भी संख्या के गुणज यानी कि मल्टीपल उस संख्या का पहाड़ा ही होता है। दोस्तों, एक बात आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी संख्या के गुणजों की संख्या अनंत तक हो सकती है। अनंत होते हैं गुणज किसी भी संख्या के। अब हम लोग बात करेंगे फैक्टर की। फैक्टर किसे कहते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि किसी संख्या को पूर्णतया विभाजित कर सकने वाली वे सभी संख्याएं उसकी गुणनखंड कहलाती हैं। फिर मैं एक बार रिपीट करूंगा, किसी संख्या को पूर्ण रूप से कोई संख्या अगर विभाजित कर देती है तो वह उसकी गुणनखंड कहलाती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो 2 के गुणनखंड आपको पता है, 2 पूरी तरीके से या तो 1 से कटेगा या 2 से कटेगा। 6 के गुणनखंड आप जानते हैं, 1 जो पूरी तरीके से 6 को विभाजित करेगा, 2, 3 और खुद अपने आप में वो संख्या 6। इस तरीके से मल्टीपल यानी कि गुणज किसी संख्या का पहाड़ा ही उस संख्या का गुणज कहलाता है। फैक्टर वह संख्याएं जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से विभाजित कर देती हैं, गुणनखंड कहलाती हैं। बात करेंगे कि लघुत्तम समापवर्त अर्थात एलसीएम कहते किसे हैं। तो जैसा कि इसकी परिभाषा लिख रखी है, आप देख पा रहे होंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या उन संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। फिर समझिए, छोटी से छोटी वह संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, वो संख्या दी गई संख्याओं का एलसीएम कहलाती है। एक खास बात यह है, आपको ध्यान रखनी होगी कि जब भी हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए दी गई संख्याओं के गुणज को देखते हैं, यानी कि मल्टीपल को यहां देखा जाएगा। जब एचसीएफ की बात होगी तो एचसीएफ में हम लोग फैक्टर को देखते हैं। 2 अलग अलग बातें हैं। एलसीएम के लिए हम लोग बात करेंगे गुणज की और एचसीएफ के लिए हम लोग बात करेंगे गुणनखंड की। ध्यान रखिएगा, इसीलिए एचसीएफ में यहां नाम आता है एम फॉर मल्टीपल यानी कि गुणज। तो एलसीएम जब भी निकाला जाएगा वो गुणज के आधार पर ही निकाला जाएगा। इस परिभाषा को समझने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ एक उदाहरण दे रखा है कि 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि एलसीएम निकालने के लिए दी गई संख्याओं के गुणज को देखते हैं, तो इसी के आधार पर हमने 12 के गुणज यानी कि 12 के मल्टीपल्स लिख लिए। 12, 24, 36, 48 आगे और भी होंगे। 16 के गुणज 16, 32, 48, 64 आगे और भी होंगे। अब हमको ये देखना है कि दोनों संख्याओं के गुणज में सबसे छोटा कॉमन गुणज कौन सा है, जो दोनों के मल्टीपल्स में आया हो और संख्याओं में सबसे छोटा हो।
तो हम देख पा रहे हैं कि 12 और 16 के मल्टीपल्स में या गुणज में कॉमन गुणज जो है वो 48 है। हालांकि इनके गुणज में और भी संख्याएं होंगी, जैसे अगर हम बात करें तो 144 12 के मल्टीपल्स में आएगा और 16 के मल्टीपल्स में भी 144 आएगा, मगर 144 नहीं, 144 से पहले ही एक संख्या है 48 जो 12 के गुणज में भी आ रही है और 16 के गुणज में भी आ रही है। तो हम लोगों को ये देखना है कि वो गुणज जो दोनों में कॉमन हो या दी गई संख्याओं में कॉमन हो, साथ ही साथ सबसे छोटा हो, ऐसे गुणज को ही हम दी गई संख्याओं का एलसीएम कहते हैं। तो इस प्रकार दोनों संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो 48 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलसीएम निकालने की विधियों की, कौन कौन सी विधियों से एलसीएम को निकाला जा सकता है। तो यहां पर मेनली एलसीएम निकालने की दो प्रमुख विधियों का हम लोग जिक्र करेंगे। पहली विधि हम लोग पढ़ेंगे भागफल विधि, जिसे हम लोग डिवीजन मेथड कहते हैं। दूसरी विधि हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, जिसे हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का नाम देंगे। सबसे पहले बात करेंगे भागफल विधि यानी कि डिवीजन मेथड की। डिवीजन मेथड को सॉल्व बताने से पहले इसके बारे में 2-3 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी। एक, डिवीजन मेथड में दी गई संख्याओं को डिवाइड करने के लिए केवल प्राइम नंबर्स का ही प्रयोग किया जाता है। अब प्राइम नंबर्स क्या चीज होती हैं? आपने पढ़ा होगा कि वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से कटती हैं, डिवाइड होती हैं, ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे अगर हम बात करें 1, 2, 3, 5, 7, आप देख पा रहे होंगे ये वो संख्याएं हैं जो केवल या तो एक से डिवाइड होंगी या अपने आप खुद से डिवाइड होंगी और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती। ऐसी संख्याएं प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। तो हम भागफल विधि में दी गई संख्याओं को केवल प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड करेंगे, पहली चीज। दूसरी बात यह है कि अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, यानी कि पहले छोटी फिर उससे बड़ी, बढ़ते हुए क्रम में हम लोगों को लेना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। आइए भागफल विधि को अब समझते हैं एक उदाहरण के द्वारा। 12, 16, 24 का लासा ज्ञात कीजिए। तो हम देख पा रहे हैं 12, 16, 24 को एक साथ हम लोग डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर हम लोग 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से जब हमने डिवाइड किया तो 12 का 6 हुआ, 16 का 8, 24 का 12। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 को डिवाइड किया 3, 8 को 4, 12 को 6। फिर हमने 2 से डिवाइड किया तो 3 डिवाइड नहीं हुआ, 3 ऐसे ही आ गया। 4 डिवाइड हुआ, 2 आया। 6 को डिवाइड किया, 3 आया। फिर हमने 2 से डिवाइड किया, 3 डिवाइड नहीं हुआ, 3 ऐसे ही आया। 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 हुआ, 3 ऐसे ही। फिर 2 के बाद हमने 3 से डिवाइड किया, आप देख पा रहे हैं यहाँ हमारा डिवीजन पूरा हो गया। अब तीनों संख्याओं का जो एलसीएम हुआ 2 × 2 × 2 × 2 × 3, तो इस तरीके से एलसीएम जो आता है वो आया 48। करेंगे गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड की। तो इस विधि में दी गई संख्याओं के हम लोग गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करते समय हम लोग ये बात ध्यान रखेंगे कि गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के रूप में करने हैं, प्राइम नंबर्स के रूप में करने हैं। उसके बाद एलसीएम ज्ञात करने के लिए जो गुणनखंड हमको प्राप्त होंगे उनमें ये देखना है कि उच्चतम घात का जो गुणनखंड है उसको सेलेक्ट करेंगे, उसको लेंगे और उसके बाद उनका जो गुणनफल आएगा वही दी गई संख्याओं का लासा यानी कि एलसीएम होगा। इस परिभाषा को या इस को समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण लेते हैं। 12, 16, 24 का एलसीएम ज्ञात करिए। तो हम यहाँ पर दी गई संख्याओं के अलग अलग फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। आप देख पा रहे होंगे 12 के गुणनखंड किए 2 × 2 × 3, 16 के गुणनखंड किए 2 × 2 × 2 × 2, इसी प्रकार 24 के गुणनखंड किए 2 × 2 × 2 × 3। अगर हम 12 के गुणनखंड देखते हैं तो यहाँ 2 की पावर 2 × 3 की पावर 1। 16 के गुणनखंड देखें तो 2 की पावर 4
और 24 के गुणनखंड देखें तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। अब हम देख पा रहे हैं तीनों ही संख्याओं के गुणनखंड में 2 की जो उच्चतम घात है वो 2 की घात 4 है, तो यहां पर 2 की घात 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया। इसी प्रकार दूसरा प्राइम नंबर जो है वो 3 है। आप तीनों ही संख्याओं में देख पा रहे होंगे कि 3 की जो उच्चतम घात है वो 1 है, तो इसी प्रकार हमने 3 की घात 1 ले लिया। 2 की घात 4 यानी कि 16 और 3 की घात 1 यानी कि 3, 16 3 48। तो हम कह सकते हैं कि दी गई तीन संख्याएं 12, 16 और 24 का लासा 48 होगा। महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ की परिभाषा पर ध्यान दीजिए। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं, वह संख्या दी गई संख्याओं का मासा कहलाती है। फिर समझिए, बड़ी से बड़ी वह संख्या जिससे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः कट जाएं, विभाजित हो जाएं, वह संख्या उन संख्याओं का मासा कहलाएगी। अगर एक लाइन में हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं के फैक्टर्स में अगर हम दी गई संख्याओं के गुणनखंड करें तो प्राप्त गुणनखंडों में जो सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड होगा, कॉमन फैक्टर होगा, वही उन संख्याओं का मासा कहलाएगा। सबसे बड़ा हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर, जैसा कि नाम से आप देख पा रहे हो, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड, हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर ही मासा कहलाता है। ध्यान रखिएगा, इस परिभाषा को हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। 8 तथा 12 का मासा ज्ञात करिए यानी कि एचसीएफ ज्ञात करिए। तो सबसे पहले 8 के फैक्टर्स, 8 किन किन संख्याओं से कट सकता है वो संख्याएं आपको लिखनी है। 8 1 से कट सकता है, 8 2 से कट सकता है, गुणनखंड लिखने, 8 4 से डिवाइड हो सकता है और 8 स्वयं 8 से डिवाइड हो सकता है। इसी तरीके से 12 1 इसका गुणनखंड होगा, 2 12 का गुणनखंड होगा, 3 12 का गुणनखंड होगा, 4 6 और 12 स्वयं। अब आप देख सकते हैं कि 8 के जो गुणनखंड हैं और जो 12 के गुणनखंड हैं, सबसे बड़ा कॉमन गुणनखंड जो दोनों में हो तो वो गुणनखंड निकल के आता है 4। तो हम कह सकते हैं 4 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को डिवाइड कर रही है, अर्थात दोनों का जो मासा यानी कि एचसीएफ होगा वो 4 होगा। अब एचसीएफ निकालने की विधियां, एचसीएफ निकालने की भी दो प्रमुख विधियां हैं, गुणनखंड विधि फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरी अंतर विधि डिफरेंस मेथड। एचसीएफ निकालने की गुणनखंड विधि यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड की। इस मेथड में हम दी गई संख्याओं के गुणनखंड करते हैं। गुणनखंड करने के बाद प्राप्त गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होंगे उनका गुणनफल यानी कि उनकी गुणा ही एचसीएफ कहलाएगी। अब इस परिभाषा को हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। 12 15 18 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले दी गई संख्याओं के फैक्टर करेंगे। 12 का फैक्टर किया 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 के फैक्टर किए 3 गुणा 5, 18 के फैक्टर किए 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमको ये देखना है कि तीनों संख्याओं के जो हमें फैक्टर प्राप्त हुए हैं उनमें एक एक करके हम कॉमन फैक्टर लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं कि 3 यहां भी है, 3 यहां भी है और 3 यहां भी है। तो सबसे पहले एक कॉमन फैक्टर हमारा हो जाएगा 3, वो हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम देख पा रहे हैं 2 यहां है, यहां नहीं है, 5 यहां है, इन दोनों में नहीं है, ये 2। इस तरीके से और कोई भी फैक्टर हमें तीनों में कॉमन नहीं मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो 3 होगा, यानी कि 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो दी गई तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है। आप देख पा रहे हैं वैसे भी 3 चौक 12, 3 पंजे 15
और 3 छक 18। 3 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो तीनों संख्याओं को डिवाइड कर सकती है, उसको निकालने की गुणनखंड विधि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। करते हैं एचसीएफ निकालने की अंतर विधि यानी कि डिफरेंस मेथड की। तो आइए समझते हैं। इस मेथड में, इस विधि में दी गई संख्याओं में से किन्हीं भी दो संख्याओं का अंतर लेते हैं तो प्राप्त अंतर ही दी गई संख्याओं का एचसीएफ हो जाएगा, और अगर वो अंतर एचसीएफ नहीं होता है तो उस अंतर के हम गुणनखंड करेंगे। उन गुणनखंड में से कोई एक गुणनखंड दी गई संख्याओं का एचसीएफ होगा। फिर समझ लीजिए, दी गई संख्याओं में किन्हीं दो संख्याओं का आपको अंतर लेना है। पहले तो वो अंतर ही एचसीएफ होगा। अगर किसी कारणों से वो एचसीएफ अंतर नहीं होता, वो अंतर एचसीएफ नहीं होता है तो उस अंतर के हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और उन गुणनखंडों में से एक गुणनखंड एचसीएफ हो जाएगा। इस परिभाषा को उदाहरणों के द्वारा समझते हैं। देखिए एक उदाहरण, 18 तथा 24 का एचसीएफ ज्ञात करिए, मासा ज्ञात करिए। तो 18 और 24 का दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो वो डिफरेंस आता है 6, और आप देख पा रहे होंगे 6 18 को भी पूरी तरीके से डिवाइड कर रही है और 6 24 को भी पूर्णतया डिवाइड करती है, अर्थात दोनों का अंतर 6 ही दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगा। एक उदाहरण और देखते हैं, 923 और 949। अगर हम इसका एचसीएफ गुणनखंड विधि से निकालें तो समय लगेगा, क्योंकि इनके गुणनखंड करने में हमको थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हम इस क्वेश्चन को अंतर विधि से करते हैं तो कितना आसान हो जाएगा कि 923 और 949 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्याओं का हमने डिफरेंस निकाला, अंतर निकाला, 26 आता है। मगर एक चीज यहां देखने की है कि दोनों ही संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। आप देख पा रहे हैं दोनों के जो इकाई का अंक है वो एक विषम नंबर है, तो हम कह सकते हैं दोनों ही संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। दो विषम संख्याओं का एचसीएफ कभी भी एक सम संख्या नहीं आ सकता, इसलिए 26 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ नहीं होगा। कारण फिर समझ लीजिए, दो विषम संख्याओं का एचसीएफ कभी भी एक सम संख्या नहीं हो सकता, इसलिए 26 दी गई संख्याओं का एचसीएफ नहीं है। आप चाहें तो 26 से इसको भाग करके देख लीजिए, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। अब अगर अंतर एचसीएफ नहीं है तब हमें अंतर के फैक्टर करने हैं, तो हम 26 के फैक्टर करेंगे 2 गुणा 13। तो आप देख पा रहे हैं 13 बड़े से बड़ा हमें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, इसलिए 2 तो हो नहीं सकता। 13 वो संख्या होगी जो दोनों को डिवाइड करेगी। 13 अगर हम यहाँ देखें तो 13 7 91, 13 एकम 13 पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। 13 7 91 और 13 3 39, अर्थात 13 वो संख्या है जो दी गई दोनों संख्याओं का एचसीएफ होगी। बात करेंगे भिन्न यानी कि फ्रैक्शनल संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना। फ्रैक्शनल नंबर अगर हमें दे रखे हों और उनका लासा और मासा हमसे पूछा जाए, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ हमसे पूछा जाए, तो वो किस तरीके से हम उसको ज्ञात करेंगे। तो यदि दो संख्याएं a/b तथा c/d हैं, आप देख पा रहे हैं दो संख्याएं हमको फ्रैक्शनल फॉर्म में दे रखी हैं, a/b और c/d हैं, तब a/b और c/d का मासा अगर हमें निकाला जाए, मासा यानी कि एचसीएफ, तो आप देख पा रहे होंगे कि जो अंश हैं, न्यूमरेटर जो है अंश a और c का तो मासा निकलेगा, और जो हर वाली संख्याएं हैं यानी कि हम जिसको डिनोमिनेटर कह सकते हैं उनका लासा निकलेगा। फिर ध्यान रखिएगा, याद करने का तरीका यह है कि जो चीज पूछी जाएगी, अगर मासा पूछा गया है तो अंश की संख्याओं का मासा निकलेगा और हर की संख्याओं का लासा निकलेगा। अब a/b तथा c/d का लासा पूछा जाए यानी कि एलसीएम पूछा जाए, तो अंश यानी कि न्यूमरेटर की संख्याओं का लासा निकलेगा और डिनोमिनेटर यानी कि हर की संख्याओं का मासा निकलेगा।
फिर मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो चीज पूछी जाती है वो अंश की संख्या, वो ऑपरेशन अंश की संख्याओं पर लगता है, जबकि दूसरा ऑपरेशन हर की संख्याओं पर लागू होता है। आप देख पा रहे हैं कि a बटे बी और c अपॉन डी का अगर लासा पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो a और c का लासा अपॉन b और d का मासा। दोस्तों क्वेश्चन है 20/25, 16/70, 6/45 का मासा यानी कि HCF ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था कि यदि संख्याएं भिन्न की फॉर्म में हो, यानी कि फ्रैक्शनल नंबर हो, तब हम उसका मासा या लासा कैसे ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं। यहां संख्याएं दे रखी हैं 20/25, 16/70, 6/45। सबसे पहला स्टेप हमारा यह होगा कि यदि संख्याएं सरल हो सकती हैं या किसी कॉमन नंबर से कट सकती हैं, तो हम पहले उनको सरल कर लेते हैं। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि 5 चौक 20, 5 25, ये आपका हो गया 4/5, 2 से काटा 2 अट्ठे 16 और ये 35, 3 से काटा 3 दूनी 6 और 5 15 तियां 45। अब हम ये कह सकते हैं कि 4/5, 8/35, 2/15 का मासा ज्ञात करना है। तो हम जानते थे कि अगर मासा हमें निकालना है तो अंश की संख्याओं का मासा निकलेगा और हर की संख्याओं का लासा निकलेगा। तो उसी तरीके से हमने इसको लिख लिया, 4, 8, 2 का मासा और 5, 35, 15 का लासा। अब यहां मेरी दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं कि 5, 35 और 15 का लासा निकालने के लिए हमने यहां पर 5, 15 और 35 को पहले 3 से भाग दिया, तो 5 नहीं कटा, 5 ऐसे ही आया, 35 ऐसे ही उतरा, 15 को काटा तो 5 आया। फिर 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5। फिर 7 से डिवाइड किया तो 1, 1 और 1। तो हम कह सकते हैं 5, 35 और 15 का जो लासा होगा 3 गुणा 5 गुणा 7 यानी कि 105। उसी प्रकार अगर हम 4, 8, 2 का मासा देखें तो हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2, 8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 के गुणनखंड 2। तो तीनों में जो कॉमन नंबर है वो है 2। इसके अलावा और कोई नंबर कॉमन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों संख्याओं का जो मासा है वो 2 होगा। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं 4, 8, 2 का मासा 2 और 5, 35, 15 का लासा 105। तो हम दी गई संख्याओं का जो मासा होगा वो 2/105 होगा। बात करते हैं संख्याओं, उनके लासा और उनके मासा, यानी कि दी गई संख्याओं, उनके एलसीएम और एचसीएफ के बीच संबंध की। तो यदि दो संख्याएं a और b हैं और उनका लासा यानी कि एलसीएम l और मासा यानी कि HCF H है, तब उनके बीच जो संबंध होगा वो होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। फिर दोस्तों ध्यान रखिए, अगर दो संख्याएं a और b हैं और उनका लासा l और मासा h दे रखा है, तब उनके बीच जो संबंध होगा वो होगा प्रथम संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। अब इस बात को समझाने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यहां दे रखा है यदि 18 और 24 का मासा यानी कि HCF 6 है, तब लासा ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या यानी कि 18 गुणा 24 इज इक्वल टू लासा गुणा मासा। यहाँ मासा हमें दे रखा है 6 गुणा लासा हमसे पूछा है, तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 18 गुणा 24 बटा 6 यानी कि लासा यानी कि LCM 72 आ गया। दोस्तों आप देख पा रहे हैं। हम बात करेंगे अनुपात में दी गई संख्याओं का लासा यानी कि LCM तथा मासा यानी कि HCF ज्ञात करना। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले एक बात को समझ लेना जरूरी हो जाता है कि दी गई संख्याओं में उनका मासा कॉमन होता है। क्या मीनिंग है इस लाइन के, आप समझेंगे। फिर समझ लीजिए, अगर हमको संख्याएं दे दी गई हैं तो उन संख्याओं में उनका मासा कॉमन होता है, यानी कि उन संख्याओं में उनका मासा
छिपा होता है। इस बात को हम एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। तो आप देख पा रहे हैं दो संख्याएं, अगर हम 20 और 25 ले लें, 20 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 5 और 25 को लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5। तो आप देख पा रहे हैं ये जो 5 है दोनों संख्याओं में कॉमन है। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें कि अगर हम x बराबर 5 मान लें तब ये लिखा जाएगा 4x और इसको हम लिखेंगे 5x। अगर हम ये देखें 4x अपॉन 5x यानी कि 4:5, वही अनुपात 20 और 25 के बीच निकल के आता है। फिर समझ लीजिए 20 और 25 में जिस तरीके से हमने 20 को 4 गुणा 5 और 25 को 5 गुणा 5 लिखा, तो आप देख पा रहे हैं कि 5 जो संख्या है दोनों में कॉमन है। अगर हम उसको x मान लें तो ये हो जाता है 4x और ये हो जाएगा 5x। इन दोनों का अगर अनुपात निकालते हैं तो वो अनुपात आता है 4:5। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 4:5 में कोई संख्या दे रखी है तो हम उसको 4x अनुपात 5x लिख सकते हैं। तो ये जो x आया है ये इनके मासा यानी कि HCF का काम करता है। फिर समझ लीजिए किन्हीं भी दी गई संख्याओं में उनका मासा कॉमन होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेकर ही इस फॉर्मूले को तैयार किया गया है। यदि दो संख्याओं का अनुपात x/y दिया है और उनका मासा h और लासा l दे रखा है, तब फॉर्मूला बनेगा x अनुपात गुणा मासा गुणा y अनुपात गुणा मासा बराबर मासा गुणा लासा। अब इसी कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। यदि दो संख्याओं में अनुपात 3:4 दे रखा है और उनका मासा हमको 4 दे रखा है, तब उनका लासा ज्ञात करिए। तो दोस्तों हमें अनुपात दिया है कितना, 3:4, मासा कितना दे रखा है, 4। तो देखिए अनुपात से संख्या, मैंने कहा ना कि अनुपात से संख्या कैसे प्राप्त करी जाएगी। आप सीधे सीधे अनुपात में उसके मासा से गुणा कर दीजिए, हमें संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहां अनुपात दे रखा है 3:4, मासा दे रखा है 4। तो इस फॉर्मूले के अनुसार पहला अनुपात 3 गुणा मासा गुणा 4 अनुपात मासा यानी कि 4 बराबर मासा गुणा लासा। इसके अकॉर्डिंग लासा हमारा आ गया 48। फिर समझ लीजिए कि अगर अनुपात दे रखा है और उनका मासा दे रखा है तो हम संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं। 3:4 को अगर हम संख्याओं में कन्वर्ट करें तो 3 की गुणा 4 से करा 12 मिली और 4 की गुणा 4 से किया तो 16। तो हम कह सकते हैं कि वो संख्याएं 12 और 16 होंगी। हम लोग बात करते हैं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका लासा यानी कि LCM 54 है, तब दोनों संख्याओं का योग यानी कि जोड़ बताइए कितना होगा। तो अनुपात दे रखा है 2:3, लासा यानी कि LCM दे रखा है 54 और मासा हमने मान लिया कि दोनों संख्याओं का मासा h है। तो अभी जैसा हमने पढ़ा कि दोनों अनुपात में मासा की गुणा करेंगे, 2h गुणा 3h बराबर मासा गुणा लासा। यहां से 6h हो जाएगा 54, h की वैल्यू आएगी 9। यानी कि ये h मासा हमें प्राप्त हो गया। अगर क्वेश्चन हमसे पूछा गया होता कि मासा ज्ञात करिए तो हम मासा यहीं बता देते कि 9 आया। अब चूंकि दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो पहले हमें संख्याएं ज्ञात करनी होंगी। दोस्तों मासा ज्ञात होने पर अनुपात अगर हमें पता है और अगर मासा पता है तो हम संख्याएं बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सीधे सीधे अनुपात में आप मासा की गुणा कर दीजिए, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो पहली संख्या हो जाएगी 2 गुणा 9 यानी कि 18 और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 गुणा 9 यानी कि 27। क्योंकि हमसे दोनों संख्याओं का योग पूछा है तो 18 + 27 यानी कि 45।
एक प्रश्न और देखते हैं। यदि दो संख्याओं का गुणनफल यानी 4107 है और उनका मासा यानी कि HCF 37 दे रखा है, तब दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या बताइए कौन सी होगी। तो हमें मालूम है कि अगर संख्याओं का अनुपात हमको ज्ञात है तब हम दोनों संख्याएं बता सकते हैं। यहां हमने मान लिया कि दोनों संख्याओं में अनुपात x अनुपात y है, मासा 37 दे रखा है, तो अनुपात और मासा की मदद से हमने संख्याएं लिख ली। प्रथम संख्या हो गई x गुणा मासा यानी कि 37x, दूसरी संख्या हो गई y गुणा मासा यानी कि 37y। अब क्वेश्चन में हमसे कह रखा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि 37x गुणा 37y बराबर 4107। यहां से x गुणा y आ गया 4107 बटे 37 गुणा 37। इसको जब हमने हल किया तो x गुणा y हमें प्राप्त होता है 3। तो दो संख्याओं की गुणा अगर 3 के बराबर है तो हम कह सकते हैं, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है, इसको हम 1 गुणा 3 लिख सकते हैं। यहां x बराबर 1 y बराबर 3 मान लीजिए, या y बराबर 1 x बराबर 3 मान लीजिए। दोनों ही केसों में पहली संख्या 37, अगर x बराबर 1 मानते हैं हम और y बराबर 3 मानते हैं, तो एक संख्या 37 और दूसरी संख्या 111 प्राप्त होती है। तो बड़ी संख्या जो है वो 111 होगी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 111 होगा। बात करेंगे बीजगणितीय व्यंजकों, या हम यह कह सकते हैं कि अब तक हमने जो टॉपिक्स पढ़े LCM और HCF के, वो अंकगणितीय संख्याओं पर आधारित थे। अब हम बीजगणितीय व्यंजकों यानी हम कह सकते हैं कि बीजगणितीय संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करेंगे। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन, बीजगणितीय व्यंजकों के क्वेश्चन यूपी TGT में बहुत पूछे जाते हैं। तो जो दोस्त, जो साथी हमारे यूपी TGT या किसी भी एजुकेशनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, यूपी PGT हो, CBSE बोर्ड का एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम भी है, तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बड़ा ध्यान से देखें वो लोग। बीजगणितीय व्यंजकों का LCM और HCF कैसे ज्ञात करते हैं, अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लासा यानी कि LCM निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण मैंने लिया है, x² माइनस x तथा x³ प्लस x² प्लस x। एक व्यंजकीय दे रखा है, एक व्यंजकीय दे रखा है, इनका लासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब हमें कोई बीजगणितीय व्यंजक दिए जाते हैं और उनका लासा या मासा पूछा जाएगा, तो सबसे पहला काम हमारा होगा कि उन व्यंजकों के जितने भी फैक्टर हो सकते हैं, या हम ये कहें कि उनको जितना भी हम सरल कर सकते हैं, पहले हम उनको सरल करते हैं। तो देखिए यहाँ x² माइनस x में हम पहले x कॉमन लिए तो हमारे पास रह जाता है x माइनस x। अब इससे ज़्यादा ये सरल नहीं हो सकता। दूसरा व्यंजक हमारे पास है x³ प्लस x² प्लस x। यहाँ से भी अगर हम x कॉमन लेते हैं तो हमारे पास रह जाता है x² प्लस x प्लस 1। अब दोस्तों हमें इन दोनों व्यंजकों का लासा ज्ञात करना है। लासा ज्ञात करते समय आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले वो गुणनखंड लिखते हैं जो दोनों ही पदों में कॉमन है। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही पदों में जो कॉमन व्यंजक है वो है x। अब पहले व्यंजक के गुणनखंडों में जो गुणनखंड छूट गया है उसको उतारेंगे, यानी कि x माइनस 1। अब दूसरे व्यंजक के गुणनखंडों में जो पद छूट गया है, अब इसको उतारेंगे, यानी कि x² प्लस x प्लस 1। तो साथियों हमारे पास जो लासा आता है वो x माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 आया। अगर हम इसको सिंपल भाषा में कहें तो व्यंजकों के प्राप्त गुणनखंडों में से कोई गुणनखंड 2 बार ना आए और कोई छूटने ना पाए। साथियों फिर मेरी बात समझिए, जो गुणनखंड हमको प्राप्त हुए हैं उनमें कोई भी गुणनखंड 2 बार ना आए और कोई भी गुणनखंड
छूट ना पाए। आप समझ गए ना? तो लासा ज्ञात करने के लिए आप सबसे आसान तरीका यही है कि आप पहले कॉमन व्यंजक उतार लीजिए, कॉमन पद उतार लीजिए, उसके बाद जो छूट रहे हैं उनको एक एक करके उतार लीजिए। ये हमें दोनों दिए गए व्यंजकों का लासा प्राप्त हो जाता है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन और हम देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 और 9x स्क्वायर माइनस 4 का लासा ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया, सबसे पहला काम हमारा है कि दिए गए व्यंजकों के फैक्टर करते हैं हम लोग, इनको सरल करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 8 3 24, और 24 के अगर हम फैक्टर करें तो 12 और 2 ऐसे फैक्टर आते हैं जिनका अंतर 10 है। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2x माइनस 8। यहाँ हम इसको सरल करते हैं, 3x कॉमन लिया तो x माइनस 4, इन दोनों से प्लस का 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4। हमारे दो फैक्टर आते हैं 3x प्लस 2 और x माइनस 4। इसी प्रकार दूसरा व्यंजक जो है 9x स्क्वायर माइनस 4 के अगर हम फैक्टर करें तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर माइनस को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से a प्लस बी यानी कि 3x प्लस 2 और a माइनस बी यानी कि 3x माइनस 2। तो हम देख पा रहे हैं कि हमें दिए गए दोनों व्यंजकों के हमने फैक्टर तैयार कर लिए। 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8 के फैक्टर हुए 3x प्लस 2 और x माइनस 4। 9x स्क्वायर माइनस 4 के फैक्टर हुए 3x प्लस 2 और 3x माइनस 2। अब दोस्तों हमको लासा निकालना है दोनों व्यंजकों का। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले प्राप्त गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड है उसको लिख लीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 3x प्लस 2। अब जो गुणनखंड छूट रहे हैं उनको लिख लीजिए x माइनस 4 और 3x माइनस 2। फिर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा इसका कि आपको ध्यान रखना है कोई भी गुणनखंड दो बार ना आए और कोई भी गुणनखंड छूट ना पाए। तो इस तरीके से हम दिए गए व्यंजकों का लासा ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं बीजगणितीय व्यंजकों का मासा यानी कि HCF निकालने की। तो आइए एक उदाहरण से हम समझते हैं। व्यंजक दे रखे हैं x स्क्वायर प्लस एक्स कॉमा एक्स प्लस 1 का होल क्यूब तथा x क्यूब प्लस 1 का मासा ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि जो भी व्यंजक दे रखे हैं सबसे पहले हम उनको सरल करते हैं या कह लीजिए कि हम उनके फैक्टर करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में जब हमने x कॉमन किया तो हमारे पास रहता है x प्लस 1। x प्लस 1 का होल क्यूब इसको हमने सरल किया तो हमारे पास बनता है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। एक्स क्यूब प्लस 1 को अगर हम लिखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले से x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो हमने दिए गए तीनों व्यंजकों के गुणनखंड कर लिए। अब मासा ज्ञात करने के लिए आपको यह देखना है कि दिए गए व्यंजकों के गुणनखंडों में से जो कॉमन गुणनखंड हैं उनको लिखना है। जो कॉमन गुणनखंड है केवल आपको उनको लिखना है। तो यहां पर तीनों ही व्यंजकों में जो कॉमन गुणनखंड है वो x प्लस 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यहां x प्लस 1 तीनों ही दिए गए व्यंजकों का मासा है। एक उदाहरण और हम देखते हैं। 14xy स्क्वायर जेड कॉमा 21x स्क्वायर वाई जेड और 28x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का मासा यानी कि HCF ज्ञात करिए। तो जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया कि दिए गए व्यंजकों को सबसे पहले हम लोग सरल करते हैं या कह लीजिए हम उनके फैक्टर करते हैं। तो 14xy स्क्वायर जेड को जब हमने सरल किया तो 14 को हमने लिखा 2 गुणा 7। देखिए दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है कि जो अंक गणितीय मान दे रखे हैं उनको आप हमेशा प्राइम नंबर्स में ही तोड़ेंगे। तो 14 को हमने लिख लिया 2 गुणा 7 x, वाई स्क्वायर लिख लिया y गुणा y और z। इसी प्रकार 21x स्क्वायर वाई जेड को 3 गुणा 7 x गुणा y गुणा z। 28 को हमने लिख लिया 2 गुणा 7
एक्स स्क्वायर को x गुणा x, वाई स्क्वायर को y गुणा y और z स्क्वायर को z गुणा z। अब हमको इन तीनों ही संख्याओं का या तीनों ही व्यंजकों का मासा निकालना है। तो मैंने आपको कहा था कि संख्याओं के जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं उन गुणनखंडों में जो कॉमन गुणनखंड होगा हमको वो लेना है। तो सबसे पहले देखिए, अंक गणितीय मानों में अगर कोई मान कॉमन है तो वो 7 है, जो तीनों जगह आ रहा है। तो सबसे पहले हम 7 लिख लिए। उसके बाद आप देखिए दोस्तों कि x एक कॉमन होता है, x लिख लिया। उसके बाद एक y कॉमन है, y लिख लिया, और एक z कॉमन है, z लिख लिया। तो हम कह सकते हैं कि दिए गई तीन व्यंजकों का मासा 7xyz होगा। बात करते हैं एक और उदाहरण की। दो व्यंजकों का मासा यानी कि HCF x+3 दे रखा है तथा लासा यानी कि LCM x³ - 7x+6 दिया है। दोनों में से एक व्यंजक x² + 2x - 3 हो तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। तो यहां पहला व्यंजक हमको जो दे रखा है वो है x² + 2x - 3। दूसरा व्यंजक हमसे पूछा गया है, लासा के स्थान पर x³ - 7x+6 हमें दिया है और मासा x+3। दूसरा व्यंजक यहां हो जाएगा x+3 x³ - 7x+6 अपॉन x² + 2x - 3। अगर हम इससे इसको भाग देते हैं, साथियों एक बात गौर करने की है कि यहां पर ये बीजगणितीय भाग दिया गया है। अभी मैं आपको यहां सिखाऊंगा कि बीजगणितीय भाग किस प्रकार दिया जाता है। अभी बहुत सारे दोस्तों को, साथियों को बीजगणित में भाग देना नहीं आता, जिससे इस प्रकार के क्वेश्चन करना कठिन हो जाएगा। तो अभी हम यहां सीखेंगे कि बीजगणित में भाग किस प्रकार दिया जाता है। तो यहां इस क्वेश्चन में x² + 2x - 3 से भाग दिया। यहां जो फैक्टर प्राप्त होता है वो मिला x - 2। इन दोनों की गुणा करी तो हमारा पास आया x² + x - 6। तो हमारे पास दूसरा व्यंजक जो होगा वो x² + x - 6 होगा। अब दोस्तों इस बीजगणितीय व्यंजक से इस बीजगणितीय व्यंजक में भाग किस प्रकार दिया गया, आइए देखते हैं। x² + 2x - 3 से भाग दिया गया है x³ - 7x+6 में। तो दोस्तों हमें यह देखना होता है कि जो पहला पद यहां पर है उस पद को हमें जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उस पद के बराबर बनाना होता है। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि यहां x² है, यहां x³ है, अंतर एक x का है। तो हम x यहां लेंगे, इस x से इस पूरे पद की गुणा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं अगर हम इस x से इस पद में गुणा करें तो x³ + 2x² - 3x आता है। अब जो आया है गुणा करके उसके चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब आप देख पा रहे हैं कि x³ से x³ कैंसिल हुआ, 2x² ऊपर या कहीं है नहीं तो हमने यहाँ 2x² लिख दिया। माइनस का 7x और प्लस का 3x, ये हमें मिलता है माइनस का 4x और प्लस का 6। अब फिर दोस्तों हमें वही काम करना है कि यहाँ पर जो पहला पद है इस पहले पद से हम किस की गुणा करें कि हमें ये पद प्राप्त हो जाए। तो आप देख पा रहे हो कि x² यहाँ पर है, x² यहाँ भी है। अगर हम -2 से इसमें गुणा कर दें तो -2x² मिलेगा। तो अब हम -2 से गुणा करेंगे तो -2 हमने यहाँ लिखा, -2 से आप यहाँ गुणा करिए तो -2x², -2 की गुणा इससे होगी, ये हो जाएगा माइनस का 4x, -2 की गुणा इससे होगी तो हो जाएगा प्लस का 6। चिन्ह हम हर बार बदलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम फिर चिन्ह बदलेंगे, जो आया है हमारा ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस का 2x² और ये प्लस का 2x² कैंसिल हो गए, ये माइनस का 4x और ये प्लस का 4x ये कैंसिल हो गए, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस पद से इस पद में भाग देते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, x -
2, तो वो हमने x माइनस 2 लिख दिया। इन दोनों की गुणा करके हमें दूसरा व्यंजक प्राप्त हो जाता है। दोस्तों इस गुणा को आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बीजगणितीय गुणा बहुत सारे हमारे दोस्तों को करनी अभी नहीं आती है, तो बहुत विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा बीजगणितीय गुणा किस तरीके से हुई है। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ के दूसरे पार्ट में हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। जिन साथियों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे पढ़ाए हुए कंटेंट्स उन तक पहुंच सकें। इसी के साथ आपका अपना वीरेंद्र सिंह, नमस्कार।